हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट 3 लेक्चर से लास्ट 3 वीडियो से हमारा यहां पे टाइम एंड वर्क चल रहा है। अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में, इसमें पार्ट 4 में टाइम एंड वर्क के। और यहां तक की बात करें तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने देखा था टाइम एंड वर्क के। उसमें हमने देखा था पहले पार्ट में जब हमने बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा था यहाँ पर टाइम एंड वर्क का कि वो किस तरह से होता है। इसके बाद में हमने देखा था वहाँ पे टाइम 2 में पार्ट 2 में जब बात करते हैं हम यहाँ पे, तो पार्ट 2 में जब हमने देखा था वीडियोस, पार्ट 2 के वीडियोस में, तो हमने पार्ट 2 में देखा था यहाँ पे कि जो क्वेश्चंस आपके आने वाले आए थे टाइम एंड वर्क में, वो आपके किस तरह के थे कि जहाँ पर एक टाइम पीरियड के बाद में या तो कोई पर्सन छोड़ देता था या फिर एक पर्सन या तो ज्वाइन करता था वहाँ पर वर्क को, और या फिर आपका क्या चलता था वहाँ पे अल्टरनेट तरीका चलता था, यानी कि अल्टरनेट डेज पर क्या है आपके जो ए बी और सी जो 3 पर्सन या जितने भी पर्सन है वो अल्टरनेट डेज पर वर्क करते थे। इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे थे पार्ट 2 में देखे थे। उसके बाद बात की थी हमने यहाँ पे पार्ट 3 में भी। जब पार्ट 3 की हमने बात की थी तो पार्ट 3 का जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किस पे बेस्ड किए थे, हमने रेशियो वाले बेस्ड किए थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो आपका पार्ट 3 में है, जो आपका टाइम का रेशियो होता है, अगर वर्क सेम है अगर आपके पास पर्सन के लिए आपके पास, तो उस केस में जो उनका टाइम का रेशियो होगा उसी का रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा उनकी एफिशिएंसीज का रेशो। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 3 में डिस्कस की थी। मैंने साथ में ये भी बताया था आपको उस टाइम पे पार्ट 3 में कि जो एफिशिएंसीज का सम आता है, जो आपके पर्सन है, जितने भी आपके काम करने वाले पर्सन है, उनकी एफिशिएंसीज का सम है वो आप किसी भी तरीके से ऐड कीजिए वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अगर आपकी बात करें यहाँ पे 3 पर्सन है ए बी सी, तो पहले आप ए बी को ऐड कीजिए देन फिर सी को ऐड कीजिए, तब भी उतना ही सम आएगा जितना सम आप पहले ए सी को ऐड कीजिए फिर बी को ऐड कीजिए। कहने का मतलब आपका एफिशिएंसी का जो सम है वो आपका हर बार क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो ये चीज़ भी मैंने आपको उस टाइम पे बताई थी पार्ट 3 में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 तक तो हमने क्या है, हमने क्वेश्चन जो लिए थे वो नॉर्मल क्वेश्चंस लिए थे हमारे पास, इजी टू मॉडरेट वाले। अब हम थोड़े से टफ वाले क्वेश्चन से लेते हैं यहाँ पे पार्ट 3 में, जो आपके मेंस के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बात करते हैं पार्ट 4 में, और पार्ट 4 में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं यहाँ पे, किस तरह का और आप उनको सॉल्व करते हो। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं, और पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह का आपका पास पहला क्वेश्चन आता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, तो 36 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्लास में हो चुके थे, लास्ट 3 वीडियोस में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो 37 क्वेश्चन जो है हमें क्या बताता है वो देख लेते हैं एक बार। हमसे बोला गया है कि a प्लस बी यानी कि a और b जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, एंड b प्लस यानी कि b और c एक साथ काम करते हैं। तो उस केस में आपसे क्या बोला है, कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है वो लिख लिया हमने, a प्लस बी है और b प्लस सी है। जो a प्लस बी है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज में, और b प्लस सी जो है वो कर रहा है 16 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आगे बोला गया है इफ़ ए वर्क फॉर 5 डेज, ए कितने दिन तक काम करता है, ओनली 5 दिन तक काम करता है। वाइल बी वर्क फॉर 7 डेज, और बी जो है वो कितने दिन तक काम करता है, 7 दिन तक काम करता है। एंड क्या बोला गया है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। इसका मतलब पहले 5 दिन तक कौन काम करता है, यहाँ पे ए काम करता है, उसके बाद अगले 7 दिन तक कौन काम करता है, यहाँ पे वो बी काम करता है। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बच जाता है वो रिमेनिंग वर्क कौन कंप्लीट करता है, अगले 13 दिनों में सी कंप्लीट करता है। तो इस तरह के हमारे पास कंडीशन दे रखी है क्वेश्चंस में। आगे बात करते हैं तो आगे क्या बोला गया है, देन इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द होल वर्क। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि सी अकेला अगर उस काम को करता है, उस काम को कंप्लीट करता है, तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा टोटल काम को। तो हमें आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो आपको अगर किसी पर्सन का टाइम निकालना है तो आपके लिए क्या चाहिए, 2 चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहला आपके पास टोटल वर्क होना चाहिए, या वो वर्क होना चाहिए जो आपको उस पर्सन से करवाना है, अपॉन मैंने डिवाइड में आपको क्या लेके आना है, उस पर्सन की एफिशिएंसी आपको लेके आनी है। तो यहाँ पे आपके पास एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी, सी की। तो मुझे यहाँ पर ये टर्म चाहिए, तब जाके मेरा आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बात की थी, पार्ट 1 में भी बोला था आपको कि जब आपको वर्क निकालना है तो वर्क कैसे निकालोगे आप। तो वर्क जो आपको निकालना होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो भी आपको टाइम दे रखा है, आपको टोटल टाइम कंप्लीट होने का किसी भी पर्सन का, उन टाइम्स का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना। तो जो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो आपके पास टाइम क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे वो टाइम दे रखा है आपको 12 और 16 आपको यहाँ पे डेज दे रखे हैं। तो जो टोटल वर्क आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ इन दोनों का, वो कितना आएगा यहाँ पे
48 हो जाएगा यहाँ पे दोनों का एलसीएम। तो उस केस में जो एफिशिएंसी बनेगी वो क्या बनेगी आपके पास में, a प्लस बी बनेगा 4 और आपका b प्लस सी बनेगा कितना 3। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि a प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया है और b प्लस सी यहाँ पे कितना हो गया है 3 आपके पास वैल्यूज़ हो चुकी है। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क तो हमारे पास आ चुका है पूरा 48 आ चुका है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ सी। तो वो कैसे निकलेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर a प्लस बी की बात करें तो वो वैल्यू कितनी है 4 है और b प्लस सी की वैल्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है कितना 3। अब देखो यहाँ की अगर हम बात करें इस केस में, तो इस केस में आपका पास b प्लस सी है। अब अगर मुझे b की वैल्यू पता चल जाए तो मैं c निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास c अभी यहाँ पर है नहीं। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए देखो हमें एक कंडीशन और दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, इफ़ a वर्क फॉर 5 डेज। हमें पता है कि a ने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। तो मैं मान लेता हूँ a की एफिशिएंसी मुझे नहीं पता, तो a की एफिशिएंसी मैं कितनी मान लेता हूँ कि a मान लेता हूँ। तो यहाँ पर a ने कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो एक दिन में मान लेते हैं कि a जो है वो a काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पे 5a वर्क करेगा, 5 × a हो जाएगा। उसके बाद मुझे बोला गया है कि y, उसके बाद में क्या बोला है कि जो है b जो है वो कितने दिन काम करता है, 7 दिन काम करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर b की जो एफिशिएंसी है वो b है। तो यहाँ पर b ने 7 दिन काम किया तो 7 दिन में कितना करेगा, 7b हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क बच गया, यानी कि दोनों ने मिलकर काम कर दिया है, तो इतना काम कंप्लीट हो गया है, यानी 5a प्लस 7b हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें इसके बाद आगे, तो इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो किसने कंप्लीट किया है, सी ने कंप्लीट किया है। कितने दिन में किया है, 13 डेज में कंप्लीट किया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, सी है। तो यहाँ पे 13 डेज में वो कितना काम कर लेगा कंप्लीट, 13 सी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 13 सी। इसके बाद मुझे क्या बोला है, वर्क इज ऑल कंप्लीटेड। तो वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो वर्क कितना है टोटल हमारे पास, वो हमें पता है कि वो कितना है, 48 है। तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। तो ये कंडीशन मेरे पास बन जाती है यहाँ पे। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मुझे सी कैसे निकलेगा, तो वो देख लेते हैं। क्योंकि मुझे ए नहीं पता, मुझे इंडिविजुअल बी नहीं पता, तो मेरे पास सी निकालने में प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो फिर मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा, देखो मुझे ए नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बी नहीं पता कोई बात नहीं, बट मुझे क्या पता है, मुझे पता है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मुझे पता है, तो मैं इस चीज़ को देखो कैसे लिखता हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5a प्लस 5b प्लस 2b। तो यहाँ से देखो तो ये वाली कंडीशन हो गई मेरे पास। अब मैं यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, और a प्लस बी की मुझे वैल्यू पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2b प्लस नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, 13c बनेगा। लेकिन फिर वही चीज़ें मुझे पास, जब तक b नहीं पता तो फिर मुझे क्या होगा, c की वैल्यू भी नहीं पता होगी। तो मुझे b तो नहीं पता, लेकिन मुझे क्या पता है, b प्लस सी पता है। तो b प्लस सी को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो b प्लस सी पता है, तो उसको क्या करना होगा, मुझे b और c का सम बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, अगर 2b है, अगर मैं यहाँ पे 2c और लेके आ जाऊँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी यहाँ पर बन जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास 2c आ गया। तो इसका मतलब अब 13c बनाना है, तो रिमेनिंग कितना c बचा, यहाँ पे 11c बच गया यहाँ पे, तो ये 11c हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया इसका सम, टोटल 48, और ये यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास बन गई है। क्लियर है। अब यहाँ की बात करें आगे, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कॉमन क्या आ जाएगा, 5 यहाँ बनेगा, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो b प्लस सी आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो प्लस आते हैं आपके पास क्या लिखोगे, 11c इज इक्वल टू कितना आएगा, 48 यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि a प्लस बी कितना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो है आपके पास 4, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे b प्लस सी की, वो है आपके पास 3। तो उसको मैं फर्दर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका 5 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 11c इज इक्वल टू कितना आएगा, 48। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 4 कितना आ चुका है, पास 20 आ चुका है, यहाँ पे वैल्यू 20 हो चुकी, ये 20 हो चुकी है। और 2 × 3 कितना आ चुका है, ये 6 आ चुका है। तो 20 प्लस 6 कितना आ गया, 26। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 20 प्लस 6 प्लस 11c इज इक्वल टू 48 आ चुका है। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 11c आ जाएगा, और 48 में से मैं क्या करूँ, यहाँ पे 26 माइनस कर देता हूँ। तो कितना आएगा मेरे पास, 22 आ जाएगा। अब 22 आ चुका है, तो मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालनी थी, c की वैल्यू। अगर c की वैल्यू मेरे पास आ जाती है तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि c अकेला उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा गया है कि c कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, वो आपके पास जगह कितना टोटल वर्क कितना है आपके पास, 48 है। और c का हमारे पास वैल्यू आ सके, c की एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास, कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब हमारे पास जो c का जो टाइम आएगा टोटल काम कंप्लीट करने का, वो कितना आ जाएगा, 24
डेज हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शंस में तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या डेटा गिवन है, उस डेटा का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमसे टाइम पूछा है किसी भी पर्सन का, तो टाइम पता करने के लिए मैंने आपको फिर से वही चीज़ बोलता हूँ कि दो चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए टाइम पता होने के लिए। पहला, उससे जो काम करवाना है वो, दूसरा उस पर्सन की एफिशिएंसी। अगर आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं तो आप किसी भी पर्सन के लिए टाइम निकाल सकते हो कोई भी काम कंप्लीट करवाने का। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरीके का है, तो उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें बोला गया है A, B and C can complete a work in such a way that, देखो ए बी और सी बोला गया है कि वो इस तरह से काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं कि ए वर्क फॉर ऑल डेज, यानी कि ए जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम कर रहा है, वो काम बीच में कहीं नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद बोला गया है बी, बोला गया है बी वर्क फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज। इसका मतलब बी जो है पहले और दूसरे दिन काम करता है, उसके बाद काम क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। तो बात करते हैं यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं बोलूँ कि ए ने ऑल डेज तक काम किया है, बी ने जो है वो कितने दिन तक काम किया है, 2 दिन तक काम किया है, और सी की बात कर लेते हैं, सी ने कितने दिन काम किया है, तो वाइल सी वर्क फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज, यानी कि सी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया। इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया है, फिर 2 दिन बी के साथ किया है, 3 दिन सी के साथ, यानी टोटली 5 डेज तक काम किया। इसका मतलब टोटल काम जो चला है वो कितने दिन चला है, 5 दिन टोटल काम चला है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये हमारे पास आ गए हैं कि ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने 2 दिन काम किया है और सी ने 3 दिन यहाँ पे काम किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। इफ़ बी प्लस सी कैन डू हैज़ मच वर्क इन 2 days हैज़ ए अलोन डज इन 3 days। इसका मतलब जो बी ने है वो क्या करता है, बी प्लस सी जो है जितना काम वो 2 दिन में करते हैं, ठीक है, उतना ही काम ए अकेला 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं बात करूँ ए और बी प्लस सी का, तो बी जो है यहाँ पे अगर बात करें टाइम के रेशो की, तो बी जो है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, बी प्लस सी 2 दिन में कर रहा है, और ए प्लस जो है ए जो है आपका वो अकेला 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो किसका रेशो हमारे पास आ गया है, टाइम का हमारे पास रेशो यहाँ पे आ गया है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू द वर्क इफ़ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ठीक है, तो बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे, वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। तो ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो बी प्लस सी जो है 2 दिन काम करता है, उतना ही काम सी जो है ए जो है वो अकेला 3 दिन में करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है टोटली कंप्लीट, वो कर रहा है 6 दिन में। तो 2 को मैं कितना बना दूँ, 6 बना दूँ, किससे मल्टीप्लाई करके 3 से, तो यहाँ 6 बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 9 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बी प्लस सी उस टोटल काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो उसी काम को जो ए है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 9 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये हमारे पास टाइम का रेशो आ गया है। अगर हम बात करें टाइम के रेशो की, तो हमने क्या बोला है, अपोजिट। अगर वर्क सेम है दोनों के लिए, टोटल वर्क है, तो आपके ए के लिए भी उतना ही वर्क है जितना वर्क बी और सी के लिए है। तो उस केस में जो टाइम का रेशो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो, यानी कि 6:9 जो है वो क्या आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें यहाँ पे, तो हमें क्या बोला गया था पहले केस में, स्टार्टिंग में ही जो हमने बताया था कि ए जो है वो 5 दिन काम करता है, बी जो है वो 2 दिन काम करता है, और सी जो है 3 दिन काम करता है, और टोटल काम जो है वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पे, तो हमने क्या बोला है कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 9 जो है वो ए काम करता है और बी जो है वो कितना काम करता है, 6 डेज में करता है। तो यहाँ पे जो आपका वर्क आएगा टोटल वर्क, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर देखें तो अगर एफ टाइम की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है ए के लिए, वो ए के लिए जो टाइम हमारे पास में है वो क्या है, 9 डेज़ है। और अगर बात करें एफिशिएंसी उसकी कितनी है, 6 है। तो हमें पता है कि जो वर्क होगा वो वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमें पता है, वर्क बराबर क्या होता है यहाँ पे, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो दोनों के लिए वर्क सेम है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो 9 × 6 कितना आ जाएगा आपके पास में, 54 आ जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे, तो बी प्लस सी इसके लिए भी 54 आएगा, क्योंकि टोटल वर्क जो है दोनों के लिए सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 54। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, टोटल वर्क की
4 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब बात करें इसके बाद आगे, तो आगे देख लेते हैं क्या बोला है कि जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, यहाँ पे हमारे पास पता है 6 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, वो है हमारे पास में 9 है। तो देखो ए की एफिशिएंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, ए की एफिशिएंसी हमें किसके वैल्यू निकालनी है, इन हाउ मेनी डेज के ए अलोन, ठीक है। तो ए अलोन की अगर हम बात करें तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो चलिए यहाँ पे सिंपल सी सॉल्व ही हो गया हमारे पास, इसकी जरूरत ही नहीं है हमारे पास में। तो क्या बोला गया हमसे कि इफ बी प्लस सी कैन डू हैज़ मच वर्क इन 2 days वाइल हैज़ ए अलोन डज इन 3 days, इन हाउ मेनी डेज के इन ए अलोन, तो ए अलोन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ आ चुका है कि ए अलोन जो है वो 9 दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो कि ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल में अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि अगर इसी सवाल में अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बी है और सी जो है वो कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर आपको नहीं पता कि बी की एफिशिएंसी कितनी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो फिर उस केस में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा सॉल्व। तो अगर आपसे बी और सी में अगर वैल्यू पूछी होती कि बी का कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा और सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो फिर उस केस में हम क्या करते थे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी इस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं आपको कि बी किस तरह से सॉल्व करेगा और बी और सी के लिए वैल्यू कितनी कितनी आएगी, तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा टोटल, और सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या बनी थी कि 5A था, प्लस यहाँ पर दूसरा हमारा क्या बना था 2B बना था, और हमारे पास तीसरा बना था 3C इज इक्वल टू कितना आया था 54 हमारे पास वैल्यू आ गई थी। और हमें पता है कि ए जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 6 इंटू यहाँ पे रख देता हूँ मैं 5 इंटू 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इस वैल्यूज़ को हमें नहीं पता कि आपके पास बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 2B प्लस 2C प्लस सी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है बी प्लस सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 2, तो क्या बनेगा मेरे पास में b प्लस सी, और यहाँ क्या बनेगा मेरे पास c इज इक्वल टू कितना आएगा 54 मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो वैल्यू से कितने हैं, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो b प्लस सी की वैल्यू है वो है यहाँ पे एफिशिएंसी की 9 है। तो यहाँ पे मैं 9 पुट कर दूंगा, तो कितना आएगा आपके पास में 5 इंटू 6 30 आ चुका है, प्लस 9 इंटू 2 आपके पास कितना आ चुका है 18 आ चुका है, प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा 54 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो c बराबर c कितना आ जाएगा पास 48 प्लस c इज इक्वल टू कितना आएगा 54। तो c की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास वो आ जाएगी 6, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू अगर 6 है और a प्लस b प्लस सी हमारे पास कितना था यहाँ पे 9 था, b प्लस सी हमारे पास कितना था 9 था, तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 3 आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, b की वैल्यू भी आ चुकी है और c की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर हमसे पूछा गया तो इस सवाल में कि बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा या सी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल वर्क हमारे पास ऑलरेडी था 54 था। और अगर हम बात करें बी के लिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है वो 3 है। तो हमारे पास अगर बी उस काम को कंप्लीट करता तो कितने दिन में आता 54 अपॉन में 3 आ जाता। तो वैल्यू कितनी आती है आपके पास, ये आ जाती है आपके पास 18 डेज आपके पास ये वैल्यूज आ जाती है। अगर बात करें सेम एज इट इज़ अगर हम सी के लिए कि सी इस दिन को कितने टाइम में पूरे टोटल काम को कंप्लीट करता, तो हमारे पास कितना आ चुका होता 54 अपॉन में 6, यानी कि कितना आपके पास वैल्यू आ चुका होता 9 डेज आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी होती। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी और सी के लिए, तो बी और सी के लिए फिर उस केस में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ता, जो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन दे रखी थी किस पर्सन ने कितने टाइम के लिए काम किया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो पहला वाला क्वेश्चन है और दूसरा वाला क्वेश्चन है उससे ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि इस तरह के सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट सवाल के लिए। तो नेक्स्ट सवाल भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है और उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देख लेते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या बोला गया है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, ए और बी जो है वो 10 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। इफ़ ए वर्क फॉर 2.5 डेज वाइल बी वर्क फॉर 8.5 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि ए ने जो है वो 2.5 दिन तक काम किया है और बी ने जो है 8.5 दिन तक काम किया है। एंड दे कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, यानी टोटल काम ना होके कितना काम कंप्लीट हुआ, टोटल काम का हाफ यानी आधा ही काम कंप्लीट हुआ है इस केस में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट इसको कर देगा। तो ये सवाल भी जो है कहीं ना कहीं पहले दो सवालों की तरह ही है। वो किस तरह से मैं आपको देख लेता हूँ यहाँ पे। अगर बात करें सबसे पहले, तो मैंने सबसे पहले कर बोला था आप लोगों को, क्या बोला था कि जो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि हमें टाइम निकालना है किसका, यहाँ पे ए अकेले का टाइम निकालना है। तो जब आपको ए अकेले का टाइम निकालना है यहाँ पे,
तो वो कैसे निकलेगा आपका यहाँ पे, वो आएगा टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे। तो आपके पास ये वैल्यूज़ इस तरह से आपको निकालना है। तो टोटल वर्क सबसे पहले हमें निकालना है, उसके बाद में हमें निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ ए, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आने के बाद हम सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबको जो टोटल वर्क आपको निकालना है वो कैसे निकालना होता है, वो निकालना होता है टाइम का एलसीएम लेके। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो टाइम की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टाइम का आपको एलसीएम लेना है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो क्या रखना है कि जब आप टाइम का एलसीएम जब आप लोगे, तो कौन से वाले टाइम्स का एलसीएम लोगे, तो वो वाला टाइम होना चाहिए जिस टाइम पीरियड में टोटल काम कंप्लीट होता है। अगर वो वाला टाइम जो है अगर आपने वो नहीं लिया है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा, या वो यानी कि वो टोटल वर्क आपका नहीं आएगा। कहने का मतलब आपके पास 3 टाइम है, 10 डेज़ है, 2.5 डेज़ है और 8.5 डेज़ है। तो आप इनमें से अगर बात करें तो 10 डेज़ की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। 10 डेज़ में क्या काम कंप्लीट हो रहा है टोटल, बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब ये वाला टाइम हम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2.5 डेज़, तो क्या इस 2.5 डेज़ में काम कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब ये वाले टाइम का हम एलसीएम नहीं ले सकते। अगर बात करें यहाँ पे 8.5 डेज़ की, तो 8.5 डेज़ में क्या काम कंप्लीट हुआ है, बी के नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 8.5 डेज़ वाला भी उसका टाइम का भी हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप चीज़ों को क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन से टाइम वाला का एलसीएम, कौन से टाइम का एलसीएम लेना है आपको, तो वो वाले टाइम का एलसीएम लेना है जहाँ पर टाइम जो पूरा वर्क जो है उस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम बचता है, वो क्या है, ओनली 10 डेज़। तो हमें क्या करना होगा, फिर इस अकेले टाइम का ही एलसीएम लेना होगा। और हमें पता है कि अकेले नंबर का एलसीएम कितना आता है, वो सेम नंबर होता है, यानी कि आपका 10 जो है इस नंबर का एलसीएम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे 10 डेज़ में काम कंप्लीट अगर करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो उस केस में जो एफिशिएंसी होगी ए प्लस बी की, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वो आ चुकी है 1। यानी कि ए प्लस बी अगर 10 दिन में 10 काम करते हैं, तो हर दिन कितना करेंगे, एक काम वो हर दिन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, ए प्लस बी है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से करना है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो हमें क्या बोला गया है कि जो ए जो है वो कितने दिन काम करता है, 2.5 डेज़ करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि 2.5 डेज़ तक काम करता है ए ने, और बी जो है वो कितना काम करता है, 8.5 डेज़ तक काम करता है। इस केस में कितना काम कंप्लीट होता है, हाफ काम कंप्लीट होता है। इसका मतलब टोटल 10 काम ना होकर कितना कंप्लीट होता है, ओनली 5 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है टोटल काम। क्योंकि टोटल काम आपका 10 है, तो उसमें आधा ही काम कंप्लीट हो रहा है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 काम ही आपका कंप्लीट होगा। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था जो पहले वाले 3 क्वेश्चंस में किया था। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि ए की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है और बी की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है, बट हमें पता है कि ए प्लस बी कितना है। तो मैं इस तरह से मैनेज करूँगा कि ए और बी का सम जो है वो सेम नंबर वाला बने। यानी कि इसको मैं ए को 2.5 ए मान लेता हूँ, ये तो आपका ऑलरेडी हो गया। तो बी को कितना हो जाएगा आपके पास, 2.5 बी हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास रिमेनिंग कितना बी बचा आपके पास, तो वो बच गया आपके पास यहाँ पे 6 बी आपके पास यहाँ पे बच गया। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। नो डाउट यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2.5 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ये मेरे पास 6 बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ चुका है मेरे पास, 5 यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी है। अब ए प्लस बी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 हो चुकी है, प्लस 6 बी आ चुका है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 हो चुकी है यहाँ पे। तो 6, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 बी। इसको आपको इस तरफ लेके चले जाओगे तो 5 माइनस 2.5 यानी कितना आ जाएगा आपके पास में, 2.5 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पे, तो उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ डिवाइड में आपको 2.5 को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बी के लिए, तो अगर मैं बात करूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बी के लिए, तो बी के लिए वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5/12 आ चुका है। यानी बी की जो एफिशिएंसी आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, 5/12 आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है। अब बात करें यहाँ पे, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए, क्योंकि टोटल वर्क तो हमारे पास पता है कि 10 है। हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए। तो मुझे पता है कि ए प्लस बी जो है उसकी एफिशिएंसी का वैल्यू कितना है, 1 है। और मुझे पता है कि बी अकेला कितना है आपके पास में, 5/12 है। तो आपके पास ए कितना हो जाएगा, तो 1 में से क्या कीजिए, आपके पास जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बी की वैल्यू जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 1 माइनस 5/12। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, वो आ जाएगी ए की वैल्यू 7/12 आपके पास यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 7/12 आपके पास ए की एफिशिएंसी होगी। अब मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास टोटल वर्क भी आ चुका है। टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 10 आ चुका है। और ए की एफिशिएंसी जो है वो मेरे पास आ चुकी है, 7/12 आ चुकी है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे। तो हमें क्या निकालना है, सिंपली ए का टाइम निकालना है। और पता है कि हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, यानी वर्क अपॉन में
आपका एफिशिएंसी करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए का टाइम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो वर्क टोटल हमारे पास कितना है 10 है और एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है 7/12 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 12 × 10 यानी कि 120 और अपॉन में कितना आएगा 7 डेज़। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 अपॉन में 7 डेज़ हमारे पास ए का टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए का टाइम आ चुका है। तो हम यहाँ से आंसर बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले के जो स्टार्टिंग के हमने 3 से 4 क्वेश्चन देखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करना है जिसमें क्या हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपके अलग अलग पर्सन काम करते हो, उस केस में काम कंप्लीट हुआ हो, तो आपको इस तरह की कंडीशंस में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, बोला गया है कि a + b एंड b + c कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 6 2/3 डेज। चलिए यहाँ पे देखो अभी तक क्वेश्चन में अगर हमने देखा है तो अभी तक जितना भी हमें टाइम दे रखा था वो टाइम एक इंटीजर वैल्यू में था, लेकिन इस बार आपको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है 6 2/3 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे जब बात करें तो आपसे मैंने वही बोला था कौन सा वाला टाइम का एलसीएम लेना है जिसमें टाइम पीरियड में आपका क्या हो टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो क्या 12 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल हाँ हो रहा है। जब आप a + b जब एक साथ काम करते हैं तो 12 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं, इसका मतलब काम कंप्लीट हो रहा है। और 6 2/3 में अगर हम बात करें यहाँ पे क्या इस डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो बिल्कुल हाँ, जब b + c मिलके काम करते हैं इतने दिन तक तो काम कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब हम दोनों वाले टाइम्स का यहाँ एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात करते हैं आगे। इफ़ a, b एंड c वर्कड फॉर 3, 4 एंड 7 डेज रेस्पेक्टिवली देन द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। चलिए तो वही क्वेश्चन आपका बन गया। वहाँ से क्या हो गया कि ए ने 3 दिन के लिए काम किया, बी ने 4 दिन के लिए और सी ने 7 दिन के लिए काम किया, तो वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप का बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए हैं तो बात करते हैं यहाँ पे वही तरीका आपके पास इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है, लेकिन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको टाइम किसका निकालना है। आपको टाइम निकालना है ए का। तो ए का टाइम निकालना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए टोटल और हमें क्या चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो a + b जो है हमें वो दे रखा है और b + c जो दे रखा है हमें याद रखा है। तो ये 12 दे रखा है और ये आपको दे रखा है। इसको मैं फर्दर लिख लेता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म में। तो मेरा फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास में 18 + 2 यानी कि 20/3। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का लेने का रीज़न क्या था कि जो आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है वो फ्रैक्शन वाला दे रखा है, तो उस केस में आप एलसीएम कैसे लोगे तो वही आपको मैंने बताने के लिए दिया। तो देखो यहाँ पे आपको जब भाई आप आपके पास नंबर्स आ जाएं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स आ जाएं और आपको क्या लेना है एलसीएम लेके उनका वर्क निकालना है, तो हमेशा आप क्या कीजिए कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट हो ना, न्यूमरेटर वाला पार्ट, उस न्यूमरेटर वाले पार्ट का ही आप एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर को कुछ मत कीजिए, डिनोमिनेटर वैसा ही रहने दीजिएगा, बस आपको न्यूमरेटर वाले पार्ट का एलसीएम लेना है। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट तो कौन सा आएगा, एक तो 12 है और दूसरा कितना है आपके पास में 20 है। तो आपको सिर्फ 12 और 20 का ही एलसीएम लेना है। तो 12 और 20 का जो एलसीएम की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास में, वो आ चुका है 60 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब टोटल वर्क जो हो जाएगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे a + b की एफिशिएंसी की। तो क्या होगा 60/12 यानी कि 5 हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी, a + b की। चलिए क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे b + c। तो b + c की एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो मुझे क्या करना है, वही 60 को किससे डिवाइड करना है 20/3 से। तो 20/3 से जब करेंगे तो 20 से ये 60 कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स कटेगा, यानी कितना आ जाएगा आपके पास में, अगर 60/20/3 करेंगे हम तो ये 20 से 3 टाइम्स कटेगा और 3 ऊपर चला जाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास में 9 आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ b + c की तो b + c मेरे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी b और c की एफिशिएंसी का सम कितना बनेगा 9 बनेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। इसके बाद जो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट देखा था वही कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए ने कितने दिन काम किया 3 दिन, तो क्या आ जाएगा 3a, बी ने कितने दिन काम किया है तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में 4b हो जाएगा, और सी ने 7 डेज काम किया तो 7c इक्वल टू क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है आपके पास में यहाँ पे 60 आ चुका है। अब वही चीज़ आपको करनी है, मुझे नहीं पता इंडिविजुअल ए की वैल्यू, इंडिविजुअल बी की वैल्यू या इंडिविजुअल सी की वैल्यूज मुझे नहीं पता, मुझे पता है a + b या फिर b + c। तो मुझे यही फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो मैं 3 ले लेता हूँ, जहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास में a। अब इसको मैं 3b ही मान के चलता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3b हो चुका है। अब आपके पास एक b बच गया है तो एक b यहाँ आ जाएगा।
अब यहाँ पे एक बी के साथ क्या आना चाहिए, एक सी, क्योंकि हमें बी प्लस सी ही पता है, तो आपके पास एक सी आ जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास सी कितना बचेगा, यहाँ पे 6c बचेगा, तो 6c आ गया और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 60। तो उसी इक्वेशंस को हमने क्या लिख दिया है, एक स्टेप कम करके डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बात करें अब यहाँ पे नेक्स्ट, तो हमें पता है a प्लस बी जो है वो कितना है 5 है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 पुट हो जाएगी, और यहाँ पे जब b प्लस सी की वैल्यू है वो 9 है, तो यहाँ पे 9 पुट हो जाएगी। तो 5 इंटू 3 कितना आ चुका है 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 प्लस 6c कितना आ चुका है आपके पास में 60 यहाँ पे आ चुका है। अब इसको कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा ये वैल्यू। अब ये 24 होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6c बराबर कितना आएगा 60 माइनस 24, आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 36। तो यहाँ से 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वो आ जाएगी आपके पास c की वैल्यू वो आ जाएगी 6, यानी c की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 6 हो जाएगी। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए a की एफिशिएंसी, क्योंकि हमें a का टाइम निकालना है। तो a का टाइम कैसे निकलेगा, मुझे पता है कि c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 आ चुकी है, तो b की वैल्यू उस केस में कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 9 आएगा। अब b की वैल्यू 3 है, मुझे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो b की वैल्यू अगर 3 है तो उस केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू सिंपल सी बात है 2 होगी, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है, a की एफिशिएंसी मेरे पास आ चुकी है, मुझे a का टाइम निकालना है। तो a का टाइम कैसे आएगा मेरे पास, वही टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है 2 है, तो 60 बाई हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके पास, आपके पास आ जाएगी ये 30 डेज। यानी कि ए जो अगर अकेला काम करेगा तो वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो सेम टाइप के क्वेश्चन है, उनमें आपको वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है जो अभी तक हम करते आए हैं, वही आपको क्या करना है सेम बनाना है। आपको नंबर्स का जो आपका जो कॉफिशिएंट्स है एफिशिएंट आपके जो पर्सन के, वो क्या करने हैं आपको यहाँ पे सेम बना के कॉमन लेना है। जो वैल्यूज़ आपको पता है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप ए का टाइम भी निकाल सकते थे, बी का टाइम भी निकाल सकते थे, और सी के लिए भी टाइम को कैलकुलेट कर सकते थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से इस बात तो क्वेश्चंस को। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किस टाइप का आता है। तो क्वेश्चन नंबर बात करें हम यहाँ पे 41 की बात कर लेते हैं। देखो 41 क्वेश्चन जो है हमें वो क्या दे रखा है, तो बोला गया है जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही आपका जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल है। पहले इसको समझेंगे हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हम समझेंगे यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके बाद समझेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आपका आएगा ये, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें बोला गया है ए अलोन वुड टेक्स 32 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं कि ए जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है ए प्लस बी से 32 आवर्स ज़्यादा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। वाइल बी टेक्स 8 आवर्स मोर टू कंप्लीट द वर्क अलोन देन ए प्लस बी वर्क टुगेदर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कंडीशन हम लिख लेते हैं कि ए है बी है और ए प्लस बी है। क्लियर है यहाँ तक। अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो ए प्लस बी जो है वो एक्स डेज में काम करते हैं, तो आपका ए जो है वो कितने टाइम में काम करेगा एक्स प्लस 32, आपका 32 आवर ज़्यादा ले रहा है। और बी की हम बात करें यहाँ पे, तो बी कितना टाइम लेगा एक्स प्लस 8। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मुझे जो क्वेश्चन में बोला गया था मैंने वही कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। अब बात करते हैं आगे क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन डू द सेम वर्क। यानी कि टोटल काम जो है यानी कि वो ए अकेला अगर काम करेगा तो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। अब चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूँ पहले बेसिक से, अभी जो उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बिहाफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूँ, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे दे रखा है ए प्लस बी का टाइम, ए का टाइम कितना दे रखा है एक्स प्लस 32 दे रखा है, और बी की हम बात करते हैं तो बी का टाइम कितना दे रखा है हमें एक्स प्लस 8 दे रखा है। तो अगर ए प्लस बी की बात करते तो ए प्लस बी जब यानी कि दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो वो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा एक्स टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी अगर काम करते हैं, अगर ये टाइम पीरियड हमारे पास में एक्स प्लस 32 और एक्स प्लस 8, तो इस टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 32 और x प्लस 8 हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है टोटल वर्क हो चुका है। अब बात करें एफिशिएंसी की, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस 32 डिवाइड करेंगे आप टाइम से, इस टोटल वर्क को इनके टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज हो जाएंगी इस तरह से। अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना है a प्लस बी का, यानी कि एक साथ मिलकर जब वो काम करेंगे तो किस टाइम में काम कंप्लीट होता है। टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, तो x प्लस 32
और x प्लस 8 हमारे पास आ चुका है अपॉन में टोटल एफिशिएंसी का सम कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस 40 हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्या हुआ, जब a प्लस बी मिलके काम करते हैं तो ये टाइम जो है वो किसका है, a प्लस बी वाला है। तो a प्लस बी हमें पता है कि उसका टाइम कितना है x, इसका मतलब इसकी जो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज़ आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यूज़ किसके बराबर आनी चाहिए, वो आनी चाहिए x के बराबर। तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू कर देता हूँ, x यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो x प्लस 32 और x प्लस 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करूँगा, x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 256 आ जाएगा। अब यहाँ पे 32 प्लस का है, यहाँ 8 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 40। तो 40 आ जाएगा, और साथ में कितना है आपके पास x है, तो x को यहाँ पे लिख दीजिए, तो कितना आएगा 40x आ जाएगा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास हो चुका है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40x आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देंगे। तो 40x से तो 40x कट जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो उसके बाद क्या बचेगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आएगा पास में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 256 वहीं रहेगा, तो ये आपके पास आ गया है 256, यहाँ पे वैल्यूज़ आ चुकी है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देता हूँ मैं, अंडर रूट ले लेता हूँ। तो अंडर रूट कितना आएगा वैल्यू आपके पास में 16 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 256 जो है किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर है। अब नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो टाइम होगा वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि a प्लस बी जो है -16 डेज में तो काम नहीं कर सकते। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, उस केस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो अब मुझे पता चल चुका है कि जो a प्लस बी है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 16 डेज़ में काम करते हैं। और बी ए जो है वो आपके पास कितना टाइम लेता है, वो आपका यहाँ पे 32 डेज़ ज़्यादा लेता है। तो उसका मतलब अगर मैं बात करूँ टी ए की, तो वो कितना आएगा आपके पास में x प्लस 32 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा आपके पास में 16 प्लस 32, यानी कितना आ चुका है 48 आवर्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेज़ काट दीजिए, डेज़ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आवर्स कर दीजिए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48 आवर्स आपके पास वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे। तो 48 आवर्स जो है आपके पास आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मैं आपकी बात करूँ तो ये अगर जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं एग्ज़ाम्स में, तो अगर एग्ज़ाम्स में अगर हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे तो इस केस में हमें बहुत टाइम लगेगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यही क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है एक ट्रिकी मेथड से, यानी कि आपका जो आंसर है ये विदिन अ सेकेंड्स आपके पास आ जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस टाइप के सवाल को मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार पहले। ठीक है, जब भी आपको इस तरह का कंडीशन दे रखा हो कि दो लोग मिलके काम करते हैं, यानी कि ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि ए और बी दो पर्सन है और दोनों मिलके काम करते हैं, तो यानी कि आपके पास तीन तरह के टाइम आएंगे, एक ए अलोन जब काम करेगा, एक बी अलोन जब काम करेगा, और एक दोनों मिलके जब काम करेंगे, तो आपके पास तीन टाइम आएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोनों मिलके जब भी काम करेंगे तो वो टाइम जो है ए अकेले के टाइम से ज़्यादा होगा और बी अकेले के टाइम से भी ज़्यादा होगा। तो आपको जब भी ऐसा केस बनेगा, सिर्फ यही वाले सिर्फ 2% के लिए आपको देखना है, यहाँ पे 3% के लिए नहीं। आपके पास जब भी 2% वाले के लिए होगा तब भी आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर पाओगे, यही ट्रिक आप तक वो करेक्ट आंसर देगी। तो देखो यहाँ पे अगर आप आपको बोलेंगे तो उस केस में आपको क्या करना है कि a प्लस बी का कुछ टाइम दे रखा होगा, हमें नहीं पता x है, लेकिन b प्लस ए का टाइम अकेला कितना देगा 32 दे रखा था, और बी का कितना दे रखा था आपके पास में 8 दे रखा था। तो जब भी इस तरह का आपके पास कंडीशन बनती है, ऐसी कंडीशन, तो उस केस में आप यहाँ पे सीधा x की वैल्यू, यानी कि a प्लस बी जब मिलके काम करेंगे तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे निकाल सकते हो, तो वो x की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी यहाँ पे, वो हो जाती है अंडर रूट, अगर हम बात करें तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है यहाँ पे, यानी कि इसको मैं एक्स को काट देता हूँ यहाँ पे, यानी कि टी ए प्लस बी जो बात करें हम यहाँ पे, तो वो जो आपका टाइम होता है वो होता है आपका यहाँ पे, अगर आप टोटल क्या करोगे यहाँ पे टी ए की वैल्यू, यानी कि टाइम ऑफ ए के में से क्या माइनस करोगे, टी ए प्लस बी माइनस कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, टी बी में से टी ए प्लस बी माइनस कर दोगे। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको डिफरेंस दे रखा है किसका, ए अलोन का ए प्लस बी से और बी अलोन का ए प्लस बी से, वो डिफरेंस जो है आपको लेना है और उनका प्रोडक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, आपके पास वैल्यू वो आ जाएगी आपके पास ए और बी के एक साथ काम करने की टाइम की। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो a और ए प्लस बी के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको पास 32 है, आपको वैल्यू ऐसे लेनी है 32 आ जाएगी।
मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास में ए प्लस बी का अकेले एक अलोन टाइम और ए प्लस बी का जो टाइम है आपके पास उनका डिफरेंस, तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 8 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस जो है 32 ऑलरेडी हो चुका है, तो इंटू 8 आ जाएगा। इसके बाद क्या लेना है आपको, यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे वैल्यूज़ लेना है। तो देखो यहाँ पे मैं 32 को क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे 32 को लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 4 इंटू आपका पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज आ चुकी है। तो अब 8 तो आपका अंडर रूट में से बाहर निकालोगे तो 8 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 हो जाता है, तो यहाँ 2 रख दोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा 16 डेज आ जाएगा। बट ये 16 डेज जो आपका टाइम आया है वो किसका आया है, ए प्लस बी का आपके पास यहाँ पे टाइम आ गया है। तो अब मेरे पास a प्लस बी का टाइम आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मुझे है टाइम निकालना है किसका, यहाँ पर a का। तो a का टाइम कैसे आएगा, तो मैं 16 का यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 प्लस 32 यानी कि 48 आवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ डेज नहीं आएगा, आवर्स होगा, आपको क्वेश्चन में आवर्स दे रखा है। तो यहाँ पर जो a अकेला काम करेगा वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देगा, 48 आवर्स में काम को कंप्लीट कर देगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये वाले जब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ए अलोन जब काम करता है और बी अलोन जब काम करता है तो यहाँ पे जो डिफरेंस देना होगा आपको इन दोनों का एक साथ काम करने के बीच में, वो डिफरेंस पता होना चाहिए। उन डिफरेंस का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो दोनों मिलकर काम करेंगे वो वाला टाइम आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे, तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका क्या बोला गया है, ए एंड बी अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 18 एंड 2 days मोर देन दैट ऑफ ए प्लस बी। अब वही आपको दे दिया है यहाँ पे कि जो a प्लस बी है उससे आपका ए अकेला कितना टाइम ले रहा है, ज़्यादा 18 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंस आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, तो वही आपको क्या दे रखा है यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी आपका ये बना हुआ है। तो अगर मान लेते हैं x दिन में काम करता है तो ये x प्लस 18 टाइम में काम करेगा और ये x प्लस 2 टाइम में काम करेगा। क्लियर है यहाँ तक, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास में। अब पूछा क्या गया हमसे, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। बस वही क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू कैसे निकालेगी, अंडर रूट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 36। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी 6 डेज आएगी। यानी कि अगर a और b मिलके जब एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे वही चीज़ हमने इस्तेमाल की है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या निकालना है, a का टाइम निकालना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 6, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 18 हो चुका है, तो कितना आएगा 24 डेज। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ए अकेला जो है उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 24 डेज में। अगर आप बी की बात करें तो वो कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में। यहाँ पे अगर बी की पूछा गया था तो 6 आप पुट कर देते तो यहाँ पे 8 हो चुका है, लेकिन आपसे ए पूछा है तो ए का जो बात करें हम यहाँ पे तो ए जो है कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा टोटली 24 डेज में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल, जो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे था पिछले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो है विद इन अ सेकंड्स आपका सोल्व आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को जब भी आपके पास एग्जाम में आते हैं तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्वेश्चन नंबर 43 है। ये भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन होगा। देखो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में बोला क्या गया हमें कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 more days देन दैट ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो आपको बोला गया है ए और बी का डिफरेंस बोला गया है, ना कि ए और ए प्लस बी का। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको क्या बोला गया है कि ए और बी है इनका डिफरेंस जो है वो कितने टाइम का है 9 डेज़ का, यानी कि ए जो है वो 9 दिन ज़्यादा लेता है, वाइल ए डज द सेम वर्क इन 12 more days देन दैट ऑफ सी। तो यहाँ पर भी आपका सी आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि सी जो है मेरा एक्स है। तो यहाँ पे अगर उस केस में अगर सी जो है एक्स टाइम में काम करता है तो ए जो है कितने टाइम में काम करेगा 12 more days ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में एक्स प्लस 12 आ चुका है। अब जो बी है वो क्या कर रहा है आपके यहाँ पे, वो 9 days कम ले रहा है, या ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो 9 days ज़्यादा ले रहा है। तो उस केस में बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक्स प्लस 3। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया 9 का, और इन दोनों ए और सी के बीच में 12 डेज़ का डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ पे समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने कंडीशंस बनाई हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। तो क्या बोला गया है, इफ़ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। यानी कहने का मतलब ए प्लस बी जो है वो उतने ही टाइम में काम कंप्लीट करता है जितने टाइम में सी अकेला कंप्लीट करता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सी को काट के यहाँ पे ए प्लस बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
उसका मतलब अब ये क्या हो गया हमारे पास में, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, ये डिफरेंस कितना है 12 का है यहाँ से, तो 12 हो जाएगा। और यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का है, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा आपके पास में 36 अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। तो यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 6 डेज, यानी कि ए प्लस बी मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर देंगे, ये 6 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो आगे क्या पूछा गया वो देख लेते हैं यहाँ पे, इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए अकेला कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा, एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में 6 + 12 यानी कितना आएगा 18 डेज। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना आएगा ए के लिए, वो आ जाएगा 18 डेज। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह के जितने भी आपके पास सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको पूरा मेथड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आपको बताई है, और इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब से ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन सेम टाइम हैज़ सी अलोन। ठीक है, जो हमारे से लास्ट क्वेश्चन बोला था यहीं पे वो चीज़ बोल दी है कि ए प्लस बी आप ले लो या फिर ए प्लस बी आप ले लो या आप सी ले लो, दोनों जो है वो सेम टाइम के लिए काम करते हैं। तो मान लेते हैं हम ये एक्स टाइम के लिए काम करते हैं। अब आगे क्या बोला है, इफ़ बी अलोन टेक 5 डेज लेसर देन दैट ऑफ ए। जो बी है वो क्या कर रहा है आपका यहाँ पे, वो ए से 5 दिन कम ले रहा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है। आगे क्या बोला गया है, एंड 4 डेज मोर देन दैट ऑफ सी। तो सी से क्या कर रहा है, वो 4 दिन ज़्यादा लेता है। तो सी से अगर 4 दिन ज़्यादा लेता है तो यहाँ पे एक्स ले रहा है सी, यहाँ पे 4 दिन ज़्यादा कितना लेगा, एक्स + 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें यहाँ पे, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 का, यानी कि बी जो है वो कितना टाइम कम ले रहा है यहाँ पे, वो 5 दिन कम ले रहा है। इसका मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे बी वाले टाइम में तो कितना आ जाएगा, एक्स + 9 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस वही 5 का हो गया है और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 हो गया है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब तो हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझ चुके थे कि कैसे करना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में, अंडर रूट, ये कितना आएगा, ए और ए बी का डिफरेंस कितना है 9 का है, और बी और ए बी का डिफरेंस कितना है 4 का है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपके पास आ गई, कितना है 36 अंडर रूट का, तो वैल्यू कितनी आएगी 6 डेज। तो आपके पास जो वैल्यूज हो गई है एक्स की, यानी कि ए प्लस बी जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं 6 डेज में। तो आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पे, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी एंड सी टुगेदर। तो आपको बताना है बी और सी एक साथ मिलकर कितने टाइम में काम को कंप्लीट करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो हमें पता है कि यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो कितने टाइम में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 डेज़ में काम कंप्लीट करें। तो बी और सी मिलके काम करेंगे। तो देखो बी कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक्स + 4 टाइम में काम कंप्लीट करता है, यानी कि यहाँ पे एक्स पुट कर दीजिए 6, जो कितना आएगा 6 + 4, यानी कि बी जो है वो 10 डेज़ में काम कंप्लीट करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सी की, तो सी कितने टाइम में काम कंप्लीट करेगा, वो 6 डेज में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, वही एलसीएम लेना है। तो आपका क्या आ जाएगा 10 और 6 का एलसीएम कितना आ चुका है आपके पास में 30। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगा 3:5 का बनेगा। क्या बनेगा आपके पास में 3:5 का यहाँ पे रेशो बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों के साथ काम करवाना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में TBC का, वो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल वर्क 30 है और एफिशिएंसी का सम कितना है 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास में, 3 टाइम्स जाएगा 3 और बचेगा कितना 3/4 डेज़। तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 3/4 डेज़ में जो है वो आपका यहाँ पे बी और सी मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई यहाँ पे। वही कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाए थे, वही क्वेश्चन जो है, वही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे, वही ट्रिक जो है हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ईजिली। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज़। आपसे बोला गया है कि ए और बी जो है एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 6 डेज़ में काम करते हैं। इफ़ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 लेसर डेज देन बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर जब बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लस बी तो 6 दिन में काम कर रहा है, लेकिन ए प्लस सी जो है वो कितना टाइम कम ले रहा है, बी प्लस सी से कम ले रहा है। वो ले रहा है आपका यहाँ पे 2.5 डेज़ कम ले रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं।
इफ़ दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज़, और अगर सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा आपके पास में, वो 5 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाएगा। तब बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट। देखते हैं इन हाउ मेनी डेज़ कैन ए अलोन कंप्लीट द सेम टोटल वर्क जो है आपका कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमें पता है कि अगर हमें टी ए निकालना है तो हमें पता है कि पहले टोटल वर्क चाहिए और उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए यहाँ पे। तो ये तो मेन चीज़ें हमारे पास, अगर ये कहीं से भी हमारे पास मिल जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो वो वैल्यूज़ कैसे लाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे अभी तक हमने जो पिछले वाले पार्ट्स में डिस्कस किया था वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। यही वही चीज़ आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले टोटल वर्क लाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था अभी स्टार्टिंग के वीडियोज़ में कि टोटल वर्क कैसे आएगा, टाइम का एलसीएम लेके यहाँ पे आपका क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। बट मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि जो वर्क टाइम का एलसीएम लोगे तो वो कौन सा वाला टाइम लेंगे, तो आप वो हमेशा वो वाला टाइम लोगे जिस टाइम पीरियड में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करें यहाँ पे 6 डेज़ में, तो क्या इस 6 डेज़ में टोटल वर्क कंप्लीट होता है? बिल्कुल हाँ, जब ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो 6 डेज़ में काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 2.5 डेज़ जो है ये डिफरेंस है, इस टाइम पीरियड में काम कंप्लीट नहीं होता। इसका मतलब इस टाइम का हम क्या लेंगे, एलसीएम नहीं ले सकते। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बात करें 5 डेज़ का, क्या 5 डेज़ का एलसीएम लेंगे, क्या इस टाइम पीरियड में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है? तो बिल्कुल हाँ, जब सारे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इस वाले टाइम का भी हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास 2 टाइम है, उनका हमें एलसीएम लेना है। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले ए प्लस बी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 6 डेज़ हो जाएंगे, और आपके पास क्या बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो वो 5 डेज़ हो जाएगा। तो यहाँ करना है हमें इनका एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, सीधा सीधा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 30 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा, 5:6 हमारा रेशियो बनेगा। तो ए प्लस बी कितना है हमारे पास में, वो 5 हो गया है, और ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ को हम देख के बता सकते हैं एफिशिएंसी में कि सी की वैल्यू जो कितनी आएगी वो आएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी कितना है आपके पास में 5 है। तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ चुकी है। अब आगे हम देखते हैं कि हमें क्या निकाला, हमें तो ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट है वो यही है। तो आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मुझे 2 चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, एक तो ए प्लस सी और एक बी प्लस सी। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि एक हो गया मेरे पास ए प्लस सी और एक हो गया मेरे पास बी प्लस सी हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सी जो है वो दोनों पार्ट्स में क्या है, यहाँ पे सेम है। तो सी अगर दोनों पार्ट्स में सेम है तो यहाँ पर डिफरेंस जो आएगा इन दोनों में एफिशिएंसीज में या टाइम में, वो किसकी वजह से आएगा, ए और बी की वैल्यूज़ की वजह से डिफरेंस आएगा। तो अब मुझे बोला गया है कि यहाँ पे ए प्लस सी जो है वो क्या करता है, कम टाइम लेता है किससे, बी प्लस सी। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर एफिशिएंट होगा, कौन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर वो है ए प्लस सी ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और वो कम टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो सी की वैल्यू तो मुझे पता है कि 1 आएगा। सी की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे, 1 आएगी दोनों केसेस में। लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पे, ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी का सिम है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किससे, वो ज़्यादा होना चाहिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी से। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी, जो ए प्लस सी है वो क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है। इसका मतलब एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा सम होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर ए प्लस सी दोनों में कॉमन है और आपका ए प्लस सी ज़्यादा आना चाहिए बी प्लस सी से, तो कब आ सकता है, जब आपका ए वाला पार्ट जो है यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से ज़्यादा हो, तभी ये पॉसिबल है। अगर आपकी बी की वैल्यू ज़्यादा हो गई ए की एफिशिएंसी से तो इस केस में आपका ए प्लस सी जो है वो छोटा हो जाएगा बी प्लस सी से, और ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए और बी में तो आपका पार्ट जो है ए की एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, वो बड़ी होनी चाहिए। अब देखो मुझे पता है कि ए प्लस बी जो है वो कितना है आपके पास, ए प्लस बी जो है वो कितना है, 5 है। ए प्लस बी जो है हमारे पास कितना है, 5 है। तो अब इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ना है कि जो बात करें यहाँ पे तो ए की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2 पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो मैं इसको ले लेता हूँ 5 और 0। जब 5 और 0 लोगे तो या तो 5 और 0 हो जाएगा, तो 5 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 और या तो 0 हो जाएगा, ठीक है, या 4 1 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 3 और 2 हो जाएगा। तो यही आपके पास रेशियो यही आपके पास एफिशिएंसीज बनेंगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब हमारे पास अगर ये एफिशिएंसी बनती है तो मैं अगर यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 5, तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 5 तो उस केस में कितना बनेगा, ये वैल्यू ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी 1। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो एफिशिएंसी ए प्लस सी कितना है आपके पास में 6 है और बी प्लस सी कितना है 1 है, यानी एफिशिएंसी इतनी है। तो इनका जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, हमें पता है कि 30 है। तो टाइम इनके लिए क्या बनेगा, तो इसके लिए टाइम, ये तो एफिशिएंसी हो गई, तो टाइम इनके लिए क्या बनेगा, तो उस केस में हमारे पास टाइम बनेगा यहाँ पे
टाइम बराबर बनेगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टाइम कितना है 30 है, तो 30 अपॉन में 6 आपके पास वैल्यूज हो जाएगी, तो 6 आपके पास आ जाएगा और इधर कितना बनेगा 30 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 5 और 30। क्या इन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है क्या वो 2.5 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब आपके पास ये वाला जो रेशियो है यानी ये वाली जो वैल्यूज है ए और बी की वो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज तो नहीं बन सकती। तो बात करते हैं यहाँ पे 5 और 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर 5 और 0 रॉन्ग हो जाएगा तो दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्या दूसरा वाला 4 और 1 जो है क्या वो सही है? तो वो भी चेक कर लेते हैं कि 4 और 1 जो है वो क्या करेक्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं ए की वैल्यू 4 मान लेता हूँ तो 4 प्लस 1 कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो टाइम क्या हो जाएगा वर्क अपॉन में, वर्क कितना है 30 अपॉन में एफिशिएंसीज। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी आपके पास 30 अपॉन में 5 हो जाएगा और ये 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर वैल्यूज हम देखेंगे तो कितनी आएगी 6 और 15। क्या इन दोनों का डिफरेंस जो है 2.5 डेज़ है? क्योंकि आपसे ए प्लस सी जो है वो आपके पास क्या कर रहा है 2.5 डेज़ कम ले रहा है यहाँ पे। तो क्या ये टाइम का डिफरेंस जो है 2.5 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो 4 और 1 का जो रेशियो आपने यानी 4 और 1 जो आपने एफिशिएंसीज ली है ए और बी की वो आपकी यहाँ पे क्या है रॉन्ग है। तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बनेगा। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो आपका बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा 3 और 2 का, सॉरी हाँ 3 और 2 का, तो वो क्या आपका यहाँ पे सही बन रहा है? तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे 3 रखता हूँ तो मेरे पास एफिशिएंसी इसका वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा। और अगर हम बात करें बी के लिए तो बी की वैल्यू कितनी रखता हूँ 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितनी है 4 और बी प्लस सी कितना है 2। तो हमारे पास जो टाइम बनेगा वो क्या बनना चाहिए 30 अपॉन में एफिशिएंसी हो जाएगा। तो 30 अपॉन में 4 हो जाएगा यहाँ पे और इसके लिए क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 3 हो जाएगा, सॉरी 30 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो 30 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 15 और ये 2 यानी कि 7.5 डेज हो जाएंगी। और अगर बात करें हम यहाँ पे बी प्लस सी के लिए तो वो कितना आएगा 10। तो क्या इन दोनों का टाइम जो है 2.5 आ रहा है डिफरेंस? बिल्कुल आ रहा है। आपके पास जो ए प्लस सी जो है वो बी से कितना कम ले रहा है 2.5 डेज। और यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो ए प्लस सी है वो क्या करता है बी प्लस सी से 2.5 डेज कम लेता है। इसका मतलब जो बी ए की एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम बात करें यहाँ पे तो सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट हमारा 4 और 1 का वो भी कैंसिल आउट हो गया था और हमारे पास जो करेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 3 और 2 की वैल्यूज़ हमारे पास बनेगी। तो हमारे पास आ चुका है कि ए की एफिशिएंसी वो कितनी है 3 है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे ए का टाइम निकालना है। तो ए का टाइम कैसे निकलेगा हमारे पास में, टोटल वर्क कितना है हमारे पास में वो है 30, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ए की एफिशिएंसी की बात करें तो वो कितनी है 3, तो डिवाइड में कितना आएगा तो आपके पास 10 वैल्यू हो जाएगी। यानी कि ए अकेला काम करता है तो वो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका काम 10 डेज़ में कंप्लीट। तो क्लियर हो गया आपको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को करना था ये वाला। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक यही था कि आपको ए और बी का जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना था वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना ज़रूरी था। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। कि जब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए, ये चीज़ हम पार्टनरशिप वाले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको इसको बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जब आपके पास कोई पर्सन काम करना स्टार्ट करते हैं तो जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट मिलता है, कुछ वेजेस मिलते हैं, कुछ पैसा मिलता है। तो वो पैसा जो होता है वो वहाँ के जो वर्कर जितने भी लोग काम करते हैं उनमें वो पैसा क्या होता है डिवाइड होता है। तो जब पैसा डिवाइड होता है तो यहाँ पर ये नहीं होता कि सब पर्सन को यानी कि ईच पर्सन को क्या होगा कि सेम अमाउंट मिले। कहने का मतलब अगर आपके पास एक वर्क है, एक काम है जिस पर कितने लोग काम कर रहे हैं, मैन भी काम कर रहा है, वुमेन भी काम कर रहे हैं या बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो पैसा तो सबको मिलेगा लेकिन पैसा किसको मिलेगा कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है। क्या करेगा कि यहाँ पे सबको पैसा इक्वल नहीं मिल सकता। देखो क्यों नहीं मिल सकता, ये सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर जो ए है यानी मैन जो होते हैं, मैन जो होंगे उनको ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं, वुमेन थोड़ा कम काम करती हैं, बच्चे और भी कम काम करते हैं। तो उस केस में जो ज़्यादा काम करेगा उसको अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा मिलना चाहिए, कम काम करने वाले को अमाउंट जो है वो कम मिलना चाहिए। तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं वेजेस वाले, तो जो वेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं यानी कि जो पैसा जो डिवाइड होगा वो पैसा डिवाइड होता है हमेशा काम के रेशो में, यानी वर्क के रेशो में हमेशा पैसा डिवाइड होता है। तो जो ज़्यादा काम करेगा वही जो है उसको अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ठीक, अब बात करें यहाँ पे तो ये तो आपके पास हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर मान ली 2 पर्सन है ए और बी,
इनके वर्क की बात करें तो हमें क्या निकालना है, वर्क का रेशो। तो वर्क का रेशो क्या होता है आपके पास में, वर्क बराबर हमें पता है कि वो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। अब दो लोग हैं, अगर मैं बोलूँ कि दो लोग जो हैं, अगर उनका वर्क का हमें रेशो निकालना है, इनकी वर्क का रेशो निकालना है, WA और WB, ये हमें रेशो निकालना है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, TA इंटू EA, और यहाँ पे लिख दूंगा TB इंटू EB। अब यहाँ पर अगर आपको रेशो निकालना, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल दूँ, क्या बोल दूँ कि अगर दोनों जो हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करते हैं, या ये बोलें कि दोनों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो क्या सेम टाइम के लिए काम करते हैं, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, TA और TB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो यानी कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा आपके पास में, EA और EB। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो पैसा एक्चुअली में तो अमाउंट किसके रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, वर्क के रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे दो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो अगर सेम टाइम ऑफ पीरियड के लिए काम करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो उनका पैसा होगा आप या तो वर्क के रेशियो में डिवाइड कीजिए, या फिर एक काम करिए सीधा सीधा उनकी एफिशिएंसीज के रेशियोज में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम एफिशिएंट होगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो जो वेजेस वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आपके इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप वाले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो जो पैसा डिवाइड होता है, वो पैसा क्या होता है, वर्क के रेशियो में डिवाइड होता है। लेकिन अगर जो सेम नंबर ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, तो उस केस में जो पैसा होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसीज के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसी क्वेश्चन को लेके, तो उसको मैं रीज कर देता हूँ, क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या दे रखा है कि A, B एंड C कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, अब एक साथ काम करते हैं, इसका मतलब वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करते हैं। इसके बाद हमें कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि जो है उन्होंने बीच में काम लेफ्ट कर दिया। इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि सबने काम स्टार्ट किया एक साथ और लास्ट तक सभी काम करते हैं। तो इसका मतलब तीनों के लिए जो टाइम का ड्यूरेशन है वो क्या है, सेम है। तो उस केस में अगर हमसे पूछा गया है देन फाइंड द शेयर ऑफ A आउट ऑफ टोटल वेजेस ऑफ 720 रुपीज़, तो 720 रुपये टोटल काम के लिए मिले हैं। तो आपको बताना है कि उसमें A का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ पे A, B और C के एफिशिएंसी का रेशो चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे 12, 15 और 20 मेरे पास आ चुका है, A, B और C। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 5, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास टाइम सेम है, तो उसका मतलब जो पैसा 720 रुपये अमाउंट जो डिवाइड होगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, एफिशिएंसी के रेशो में। एफिशिएंसी का रेशो क्या बन गया हमारे पास में, 4:3 हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास बन चुका है। और इसी रेशो में हमें क्या करना है, 720 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। और ये डिवाइड करने वाला तरीका जो है मैं आपको ऑलरेडी रेशो वाले पार्ट में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ यहाँ पे कि 5 + 4 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास में, 12 हो जाएगा। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 720 रुपीज़ हो जाएगी। तो इसको 720 सॉल्व करेंगे तो 12 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 60 आ जाएगी। अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे A की अमाउंट यानी A का वेजेस। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू मुझे बतानी, तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60 है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 60 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास में, 300 रुपीज़ आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर A हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जब भी वेजेस वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप हमेशा यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो भी अमाउंट आपको डिवाइड करना है वो क्या डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है, इनके वर्क के रेशियो में डिवाइड करना है। किसके रेशियो में, वर्क के रेशियो में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि टाइम पीरियड सेम है अगर सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सारे पर्सन के लिए, तो उस केस में जो वेजेस डिवाइड होगा आप सीधा क्या कीजिए, उनके एफिशिएंसी के रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा किसको कितना वेजेस मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 5 के बारे में। तो अभी तक हमने जो पार्ट 4 में डिस्कस किया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे A, B, C, D या ये पर्सन हम ले रहे थे। लेकिन जब बात करेंगे पार्ट 5 में, तो यहाँ पे हम करेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 2 क्वेश्चंस की। अभी हमने तक जितने भी बात की थी हमने वो टाइप 1 क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चंस की। तो टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या होगा आपके पास में कि यहाँ पर मैन, वुमेन या आपके पास जो चिल्ड्रंस हैं वो चिल्ड्रन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्या होगा, एक ग्रुप होगा, इसमें ग्रुप में कई सारे लोग होंगे, मैन होंगी, वुमेन भी होंगी और चिल्ड्रन भी होंगे। तो उस टाइप के जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, उनके क्या मेथड यूज़ होगा,
या किस तरह से हमारे पास वो प्रोसेस क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सारी चीज़ें हम करेंगे पार्ट 5 में डिस्कस। तो आज के लिए बस सेशन में इतना ही है। तब तक के लिए आप लोग अपने जो इस चीज़ को बारे में बात करें, मैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, इस क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी हैं उन पर प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।